नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत दिनों बाद आपसे फिर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप पर तो अपनी बातें होती रहती हैं, किंतु बहुत दिनों से मैं ये महसूस कर रहा था कि आपसे रूबरू होकर कुछ चर्चा की जाए। विशेष मुद्दे कुछ नहीं हैं, एक सामान्य चर्चा है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 का साल का जो अंतिम दौर था वो अच्छा नहीं गया हम लोगों के लिए, ये सबको मालूम है। अब नया साल 2023 आया है, साथ में चुनाव लाया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारा कुछ अच्छा जाएगा। अक्टूबर नवंबर में हम लोगों ने एकजुटता दिखलाई। सितंबर 22 को जो पेंशन नहीं मिली थी उसके विरोध में हमने 7 अक्टूबर को एक जंगी प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया, जिसके कारण सरकार और विद्युत कंपनियों को झुकना पड़ा और हमें सितंबर 22 की पेंशन रिलीज़ कर दी गई। इसके बाद जो दूसरा एक संकट आ गया वह राज्य पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के बावजूद हमें महंगाई राहत स्वीकृत नहीं करना था। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार के आदेश होते थे, हमारे आदेश हो जाते थे और हमें आसानी से महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिल जाती थी। राज्य पेंशनर्स को कई बार बहुत बाद में मिलता था, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है। विद्युत कंपनियों और सरकार के पास ऐसा करने का कोई अधिकार भी नहीं है और कोई आधार भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमें राज्य पेंशनर के साथ में लिंक कर दिया गया और राज्य पेंशनर को जब आदेश होते थे, जब हमारे आदेश भी हो जाते थे, तो भी एक तरह का हमको संतोष था कि चलो एक महंगाई राहत पेंशनर्स को मिल रही है राज्य के, तो हमको ही मिल रही है, इसलिए कोई विशेष दिक्कत महसूस नहीं होती थी। लेकिन पेंशन का रुक जाना, इसके बाद महंगाई राहत राज्य पेंशनर्स को देने के बाद भी हमें महंगाई राहत वृद्धि नहीं देना, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती थी, जिसके खिलाफ पूरे पेंशनर्स में आक्रोश था। और इससे उत्पन्न आक्रोश के कारण अनेक पेंशनर संगठन जो इन सब मामलों के पहले बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, वे अचानक सक्रिय हो गए। उनके नेता भी आपस में चर्चा कर एकजुटता बनाने का प्रयास करने लगे, जिसके फलस्वरूप 7 अक्टूबर को आंदोलन हुआ। फिर 14 से 18 नवंबर को हम लोगों ने पूरा क्रमिक धरना ज्ञापन वगैरह का कार्यक्रम किया और इसके बाद 24 नवंबर को एक बृहद प्रदर्शन भोपाल में किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। लेकिन सफलता के साथ में ही उसको भुनाने का या सफलता का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है। और वही हुआ कि जैसे ही 24 नवंबर के कार्यक्रम में ही यह दिखने लगा कि मेरा संगठन आगे, मेरा संगठन आगे, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इस तरह हमारी एकता में थोड़ी सी दरार दिखने लगी। और फिर वही हुआ कि जो बनी एकता थी वह टूटने लगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। महंगाई राहत तो हमारा अधिकार है, और ये किसी कारण से जो हमें तंग करके महंगाई राहत नहीं दी जा रही थी, वह तो ये इनके देना था, और ये हमारे आंदोलन का नतीजा ही था कि महंगाई राहत हमें दी गई, जिस तरह के हमें रुकी हुई पेंशन दी गई। लेकिन ये हमारे मुद्दे नहीं थे। हमारे मुद्दे, आप मांग पत्र का अध्ययन करेंगे, सभी के मांग पत्रों का, ज्ञापनों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमारी मांगें बहुत दूसरी हैं। महंगाई राहत और पेंशन का रुकना तो एक बीच में एक अवरोध आ गया था, जैसे दूर करना था, और हम लोगों ने मिलकर दूर किया। लेकिन पूरा आंदोलन सिर्फ महंगाई राहत वृद्धि के आदेश पर केंद्रित कर दिया गया। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि दिसंबर 22 के अंत तक आदेश हो जाएंगे। आदेश नहीं हुए। मंत्री महोदय की जो
वायदे थे वह झूठे सिद्ध हुए। इसके बाद एन के एन प्रकार ने जब फिर दबाव बनाया गया है, मुख्य सचिव से मिला गया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिला गया, ऊर्जा मंत्री से मिला गया, सब लोगों ने फिर अपने अपने हिसाब से पुनः प्रयास किए, तो बामुश्किल महंगाई राहत वृद्धि के आदेश जनवरी में जारी किए गए। इस पे भी अब देखा जा रहा है कि महंगाई राहत वृद्धि जो बामुश्किल किसी भी तरह इतने आंदोलन और हम लोगों के सबके प्रयास के बावजूद मिली, उसका श्रेय मंत्री महोदय को देकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका धन्यवाद किया जा रहा है, उनका आभार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आप सब लोग ये देखें कि क्या हमारा पूरा उद्देश्य जो हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जो भी अभी तक हमने किया है, उसका उद्देश्य हमारा क्या सिर्फ ये था कि अब हमने महंगाई राहत ले ली इसलिए अब मंत्री महोदय का हम आभार प्रदर्शन करें, उनका धन्यवाद करें, और बाकी मांगों पर अब अभी तो देख रहे हो आप कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये तो खैर अलहदा बात हो गई। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पे, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये आपको भी दिख रहा है कि कुछ संगठन के कुछ पदाधिकारी विशेष पूरे आंदोलन को एक नया रूप देकर एक नई दिशा में मोड़ दे रहे हैं, और आंदोलन की कुल मिला के हवा निकल गई है। जो एकजुटता बनी थी, जो प्रेशर बना था, वो भी कुल मिला के धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहा है, और पूरी तरह हम मंत्री महोदय के आश्वासनों पर और उनके वायदों पर और उनकी मेहरबानियों पर आश्रित कर दिए गए हैं। आगे जब कब महंगाई राहत बढ़ेगी और दूसरे मांगों पर क्या कार्रवाई होती है, शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा, और आपको ये दिख भी जाएगा कि हम मतलब क्या कि खैराती लाल हो गए हैं, या हम में इतना खुद में इतना दम है कि हम अपनी मांगें मनवा सकते हैं। अब एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि टू द पॉइंट मांगे नहीं की जा रही हैं। आप देखेंगे कि हर संगठन अलग अलग तरह से मांग कर रहा है। मुद्दा एक है कि पेंशन की हमको जो विलंब किया जा रहा है, या पेंशन फंड में जो हमको हमेशा एक कमी बताई जा रही है कि फंड की कमी के कारण हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, फंड की कमी के कारण हम महंगाई राहत नहीं दे पा रहे हैं, आपको अन्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसका एक कारण बताया जा रहा फंड की कमी। अब आप देखेंगे कि अभी जैसे विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ अप्रूवल के लिए कंपनियों ने जमा किया है और उसमें आपत्ति लगाने का अभियान चलाया गया। हमारे संगठन द्वारा भी सबसे पहले एक पिटीशन दायर की गई है, बाकायदा उसकी फीस दायर की गई है, जिसका नंबर भी आ गया है, पिटीशन नंबर 90 और 2/2023, जिस पे 7 फरवरी 2023 से सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो टैरिफ की अप्रूवल के लिए जो सुनवाई होना है, उसमें बहुत सी आपत्तियां लगाई हैं। उसमें भी सर्वप्रथम आपत्ति मेरे द्वारा ही 2 जनवरी को लगा दी गई थी, 16 जनवरी तक आपत्ति लगाना था। इसके बाद एक अभियान चला, बहुत से लोगों ने आपत्ति ड्राफ्ट की और आपत्ति लगाई। आपत्ति अच्छी बनी है, इसमें कोई शंका नहीं है, जिन्होंने भी आपत्तियां ड्राफ्ट की हैं, अच्छी आपत्तियां ड्राफ्ट की हैं। लेकिन सही तरीका आपत्ति किस तरह से विद्युत नियामक आयोग में पहुंचाना है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो एक लोगों ने मेहनत की, क्षेत्र के पेंशनरों ने मेहनत की, पिटीशनों का प्रिंट आउट निकाला और डाक से भेज दिया गया, जबकि प्रक्रिया उसकी कुछ दूसरी थी। ठीक है, अब विद्युत नियामक आयोग में आपत्तियां पहुंची हैं, बहुत सी आपत्तियां पहुंची हैं, उस पर भी किस तरह सुनवाई होगी ये देखना है, क्योंकि अभी जो सूचना है उसके आधार पे तो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई होनी है। अब विद्युत नियामक आयोग का एक मतलब एक वेबएक्स करके जो एक ऐप है या वेबसाइट है, उसे डाउनलोड कर उसके माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होना है। अब इस सुनवाई में किनको वो आमंत्रित करते हैं और किस तरह से सुनवाई में हम लोग उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग उतने अनुभवशील हैं नहीं है, तो ये जब आगे देखना होगा, लेकिन हमारा प्रयास इस संबंध में है। अब लेकिन एक चीज़ है कि हमने मांगा क्या है विद्युत नियामक आयोग से। विद्युत नियामक आयोग से जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे संगठन की बात करूं, तो हमने ये माना है और ये मांगा है कि नियम बड़े स्पष्ट हैं कि जो हमको मंडल के समय मिल रहा था, उन सेवा शर्तों, उन सुविधाओं में, उन लाभों में किसी तरह की कमी नहीं होगी। दूसरा, जो विद्यमान पेंशनर उस समय थे और बाद में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए पर्याप्त निधि से युक्त एक पेंशन ट्रस्ट बनाया जाएगा। अब इसमें पेंच ये है कि पेंशन ट्रस्ट कंपनियां बनी 2005 में, नियम भी जो हैं विद्युत नियामक
आयोग बनने और उसके पहले के जो नियम हैं, विद्युत सुधार अधिनियम 2003, विद्युत सुधार अधिनियम केंद्र का जो है 2000, और इसी तरह के मतलब नियम बनते गए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। 2012 में विद्युत नियामक आयोग ने फाइनल रूप से एक नियम बनाया जिसके में डायरेक्शन दिया गया था कि ट्रस्ट किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा और कौन कौन उसमें जिम्मेदार होंगे। इसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंडल को 2012 में भंग कर दिया और उसकी जो पूरी संपत्ति थी, उनकी जो लाइबिलिटीज थी, जो लेना देना था, ये सब राज्य सरकार ने अपने अंडर में किया। और अपने अंडर में करने के बाद पावर मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको ये पूरी संपत्ति, पूरी लाइबिलिटीज और जो भी लेना देना था वो पावर मैनेजमेंट को उनने हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रस्ट है, पेंशन ट्रस्ट बोल लो उसको या टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट बोल लो, इसके मेंटेनेंस करने का और इसे मेंटेन करने की जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करने का जिम्मेदार ट्रांसमिशन कंपनी को बना दिया गया। लेकिन ट्रांसमिशन कंपनी को बनाने के बावजूद भी पावर मैनेजमेंट कंपनी के निर्देश पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हर साल उसमें पैसा जमा करना था, लेकिन वो पैसा जमा किया नहीं। और जो विद्युत नियामक आयोग है उसने भी यह दृष्टिकोण अपनाते हुए कि हम उपभोक्ताओं पर बहुत ज़्यादा भार नहीं डाल सकते, इसलिए जो पेंशन ट्रस्ट में जमा की जाने वाली राशि होनी चाहिए उतनी हम उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करेंगे, और एक जो रीजनेबल राशि हमें समझ में आती है, यानी विद्युत नियामक आयोग को समझ में आती है, वह राशि हम उपभोक्ताओं से वसूल करेंगे। इस तरह से उनने एक जो अनुमानित कैलकुलेशन या गणना की, उसके आधार पर प्रति कंपनी उनने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 70 करोड़ रुपए प्रति साल यानी 200 करोड़ रुपए कुल प्रति वर्ष जमा करने का ट्रस्ट में निर्देश दिया। अब ये बहुत ही अल्प राशि है, मतलब आज के आप खर्च देखेंगे, औसतन जो खर्च है तो 200 करोड़ 210 करोड़ रुपए तो प्रति माह पेंशन और उससे संबंधित भुगतान का खर्च है। अब एक महीने का खर्च की राशि आप एक साल में जमा करवा रहे हैं और ये राशि आगे बढ़ते जानी है जो खर्च होने वाली है। तो इसके खिलाफ जो एक अनुमान आपुष्ट है, मतलब ये है कि इसको औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है किसी कंपनी द्वारा कि टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में कुल कितना पैसा जमा किया जाना है, लेकिन जो इनने एक अनुमान लगवाया है किसी प्राइवेट कंपनी से, तो ये बातें सामने आ रही है कि उसमें 52-53 हज़ार करोड़ रुपए पैसा जमा होना चाहिए। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि 52-53 हज़ार करोड़ रुपए जमा करने के लिए यदि 210 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जमा किया जा रहा है तो कम से कम 200 साल लगने वाले हैं। अब आप मतलब ये कितनी हास्यास्पद बात हो गई है। विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं पे ज़्यादा जोर डालना नहीं चाहता, विद्युत कंपनियों के पास पैसा नहीं है। एक चीज़ और, विद्युत नियामक आयोग का ये भी कहना है या ये प्ली दिया गया है या तर्क दिया गया है कि विद्युत कंपनियां जब कभी फायदे में आएंगी तब ये अंशदान बढ़ाया जाएगा। अब ये भी थोड़ी सी हंसने की बात है कि विद्युत कंपनियां कभी फायदे में आएंगी क्या? अभी तक तो फायदे में आ रही नहीं है, निरंतर उनका घाटा बढ़ते जा रहा है। और इसी कारण इसको कारण बताते हुए इनके निजीकरण का एक दौर चलाया जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि ना कभी नौमन तेल होगा और ना कभी राधा नाचेगी। तो क्लियर कट ये बात समझ में आ रही है कि टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में 52-53 हज़ार करोड़ रुपए कभी जमा होने वाला नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता जो हमने अपनी पिटीशन में ये सुझाया है कि जब टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में ना विद्युत कंपनियां पैसा जमा करने के लिए सक्षम है, ना विद्युत नियामक आयोग इतना आदेश करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि उसे मानवीय दृष्टिकोण से उपभोक्ताओं का हित भी देखना है, और ना राज्य सरकार के पास भी इतनी वित्तीय साधन हैं या इतनी इच्छा है कि वे 52-53 हज़ार करोड़ रुपए टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में विद्युत पेंशनर्स के लिए जमा करें। तो ऐसी स्थिति में हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में 2016 में अपने विद्युत कंपनियों के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए उनने
ट्रेजरी से पेमेंट सैंक्शन कर दिया है। 2016 में ये ऑर्डर हो चुका है और भली भांति सफलतापूर्वक वहाँ ट्रेजरी से यूपी के जो विद्युत पेंशनर्स हैं उनको पेंशन भुगतान और अन्य भुगतान हो रहे हैं। यहाँ तक कि डीआर वगैरह भी वहाँ पूरी मिल रही है और ट्रेजरी के थ्रू विद्युत पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश के भुगतान प्राप्त हो रहा है। तो जब उसी दल की सरकार, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा प्रदेश है, हमारे इधर लगभग 55,000 विद्युत पेंशनर्स हैं, उनके इधर 75,000 के लगभग विद्युत पेंशनर्स हैं। इसके बावजूद भी सरकारी ट्रेजरी से वहाँ विद्युत पेंशनर्स को पूरा भुगतान किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार में हमारे इधर भी सामान्य उसी दल की सरकार है और वहाँ से कम पेंशनर्स हैं, तो हमारे इधर ये व्यवस्था लागू क्यों नहीं की जा सकती? तो हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हमारे इधर भी सरकारी ट्रेजरी से विद्युत पेंशनर का भुगतान किया जाए। इसके बाद स्वतः ये मामला हल हो जाएगा कि पेंशन ट्रस्ट में पैसा जमा हो कि ना हो, और सरकार उस पेंशन ट्रस्ट को मॉनिटरिंग करे, उस पेंशन ट्रस्ट में पैसा खुद जमा करे या विद्युत कंपनियों से जमा कराए, ये उन दोनों का सिर दर्द है। विद्युत पेंशनर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विद्युत पेंशनर्स जो हैं वे हैं मंडल के कर्मचारी थे और मंडल से उनको लेना था और मंडल को शासन ने समाप्त कर दिया, इसलिए हम शासन से लेनदार हैं, विद्युत कंपनियों से डायरेक्ट लेनदार नहीं है। तो हमारी ये मांग है, लेकिन इस मांग पे भी विरोधाभास शुरू हो गया है। कुछ लोग ये बोलने लगे हैं कि शासकीय ट्रेजरी से पेमेंट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हमको तो पेंशन ट्रस्ट में पैसा जमा कराना है। रास्ता नहीं बता रहे हैं वो, पेंशन ट्रस्ट में पैसा जमा कराना है तो किस तरह से पैसा आप 52-53 हज़ार करोड़ रुपये जमा कराएंगे, ये आप बता दीजिए। लेकिन कोई इस तरह से बताना नहीं चाह रहा है और इसका विरोध बहुत से लोग इसका शुरू कर दिए हैं कि भाई नहीं, ट्रेजरी से पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मामला उलझाया जा रहा है। इसी तरह है महंगाई राहत का मामला। महंगाई राहत का जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया कि जो नियम है उसमें ये नियम है कि मंडल के समय हमको जो प्राप्त होता था उसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। अब आप सब लोग पुराने लोग हो, आप ये याद करिए कि जैसा मैंने पहले बताया कि केंद्र सरकार का आदेश होते ही हमको उसी तिथि से उसी रेट से हमको आदेश हो जाते थे। मंडल के समय यही होता था ना, लेकिन बाद में 2006 के बाद ये व्यवस्था बदली गई है। तो और कंपनी बनी है 2005 में। तो इस नियम का पालन होना चाहिए कि मंडल के समय हमको केंद्र सरकार का जो घोषित डीए था और जो तिथि थी उस तिथि से हमको मिल जाता था और राज्य सरकार के आदेश की उसमें आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये पुरानी स्थिति बहाल की जाए, ये मांग करना चाहिए। लेकिन इस नियम के पालन के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है और संगठन अपनी पूरी ताकत इस मामले पे खर्च कर रहे हैं कि धारा 49 को समाप्त किया जाए। धारा 49 से हमको क्या लेना देना है भाई? हमको राज्य सरकार महंगाई राहत का भुगतान नहीं करती है। हमारी महंगाई राहत का जो खर्च है सालाना, उसको कैलकुलेट और अनुमानित करके टैरिफ में वो पैसा जोड़ा जाता है और उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है। अभी पिछले साल का जो 37% डीआर का प्रोविजन किया गया था और उसके हिसाब से वो पैसा वसूल हो चुका है। 37% का पैसा आप वसूल कर चुके हो उपभोक्ताओं से और उस पैसे से ही हमको डीआर का भुगतान होना है। इसके बाद भी बामुश्किल आप हमको बहुत लड़ झगड़ के आंदोलन करने के बाद हमको 33% ही मात्र डीआर दिया जा रहा है। तो जो ये सेकंड भी आप लोग मांग रहे हैं, बहुत से संगठन ये मांग रहे हैं कि धारा 49 को समाप्त करो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप मुद्दे को उलझा रहे हो या डाइवर्ट कर दे रहे हो इधर उधर। और हमारी असली ताकत लगनी ये चाहिए कि हमारी पुरानी स्थिति बहाल करो और उस नियम का पालन करो जिस नियम में यह लिखा है कि मंडल के समय हमको जो सुविधाएं मिलती थी, जो भुगतान मिलता था, जो सेवा शर्तें थी, उसमें कमी नहीं की जाएगी। इस पर जोर देने की अपेक्षा धारा 49 को समाप्त करने में आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। ये दो मुद्दे हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है अनुभाग अधिकारी की संवर्ग की ग्रेड पे में संशोधित करने का। मैंने अभी आरटीआई लगाई है और आरटीआई का जवाब 2-4-6 दिन में आने वाला है। हालांकि सबसे पहले 2 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, बहुत सा अभियान चलाया। हमारे भोपाल और इधर उधर के बहुत से पेंशनर ये जानते हैं कि उनके द्वारा आवेदन हमने लगाए हैं। आंतरिक शिकायत निवारण समिति में हम लोगों ने
पूरा आवेदन लगा के उनसे मांग की है। मंत्री को हमने ज्ञापन 50-50, 100-100 लोगों के साइन करके पहुंचाए हैं। मतलब लगातार हम 2-2.5 साल से इसमें लगे हुए हैं। आरटीआई भी लगाई है और एजेंडे में भी शामिल कराया है। सब संगठन का इसमें सहयोग, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे संगठन इस मामले को उठा नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें टू द पॉइंट फिर भी नहीं की जा रही है। भाई आप ये देखो कि 2018 में राज्य सरकार ने 6वें वेतनमान की विसंगति दूर करके अनुभाग अधिकारी की ग्रेड पे संशोधित कर दी। राज्य सरकार का जो वेतनमान था वो हम लोगों को 2006 से दिया गया है। दिक्कत वहां आ रही है कि जो अनुभाग अधिकारी की पोस्ट होती है वह राज्य सरकार में सिर्फ मंत्रालय में होती है, और जो जिला में या बाकी जगह जो पोस्ट होती है वहाँ अनुभाग अधिकारी की पोस्ट नहीं होती, और वहाँ कार्यालय अधीक्षक या एसओ या सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। वहाँ 2 कैडर हैं, और हमारे इधर क्या है कि सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के नाम से, अनुभाग अधिकारी के नाम से सिर्फ 1 कैडर है, और इस कैडर में टेस्टिंग सुपरवाइजर और बहुत से कैडर भी, मतलब पोस्ट वाले भी आते हैं। 4400 की ग्रेड पे का जो मुद्दा है सिर्फ अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर अकेले के लिए नहीं है, इसमें टेस्टिंग सुपरवाइजर को, स्टेनो कैडर को और भी बहुत से कैडर जो सामान्य कैडर हैं उन लोगों को भी इसमें फायदा होने वाला है। तो इस मुद्दे को जब 2018 में सरकार ने स्वीकृत कर दी, सीधा सीधा इसको अडॉप्ट कराना चाहिए कि भाई आप इसको एज इट इज ग्राह्य कर लो, क्योंकि आपने राज्य वेतनमान का पूरा ग्राह्य किया है। लेकिन इसको ग्राह्य नहीं किया जा रहा है और इस पर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत से लगे हुए हैं, लेकिन इसको टाला मटोली किया जा रहा है। लेकिन अब जो चीज़ एक सामने आई है कि इस पर जो कार्रवाई अभी तक की गई है, हमारे संगठन ने भी की है, अन्य संगठनों ने भी की है, तो इस पर अब एक चला है कि इसको ऊर्जा मंत्री के इधर तो भेज दिया गया है और वित्त विभाग में भेज दिया गया है, ऊर्जा विभाग में भेज दिया गया है करके जानकारी दी गई है। लेकिन इस पर आगे और क्या कार्रवाई होने वाली है ये कहीं अभी पता स्पेशल चला नहीं है। तो मैंने आरटीआई लगाई है, आरटीआई का जवाब 1 आध हफ्ते में आ जाएगा। इसके बाद अगर 1-2 महीने हम और वेट करेंगे कि हो सकता है कि आगे, अभी जो मंत्री महोदय ने 22 तारीख को मीटिंग की थी और